नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 में है और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी। हरपाल, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने रजत पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में कहा कि भारत के युवा खेल जगत में नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में मध्य प्रदेश ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रचा। डबलिन में भारत और आयरलैंड के बीच 2 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज रात 9 बजे से खेला जाएगा। और टेनिस के 30वें सत्र की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन के 135वें संस्करण की शुरुआत कल से लंदन में। और खेल खबरों की शुरुआत करते हैं तीरंदाजी में, जहां से खबर है कि पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने रजत पदक जीत लिया है। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और सिमरनजीत कौर की रिकर्व टीम को फाइनल में चीनी ताइपे से हार का सामना करना पड़ा और रजत पदक से संतोष करना पड़ा। महिला रिकर्व टीम को 13वीं वरीयता दी गई थी क्योंकि तीनों तीरंदाज व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन दौर में शीर्ष 30 से बाहर रही थीं। भारतीय टीम फाइनल में चीनी ताइपे से सीधे सेट में 1-5 से हार गई। दुनिया की 30वें नंबर की तीरंदाज दीपिका की हालांकि ये यादगार वापसी रही, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक की निराशा के बाद टीम से बाहर होने के बाद रजत पदक जीता। लेकिन टूर्नामेंट कंपाउंड तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नाम की स्वप्निल वापसी के बारे में रहा, जिन्होंने अभिषेक वर्मा के साथ मिलकर भारत को एक स्वर्ण दिलाया और शनिवार को एक व्यक्तिगत रजत पदक भी जीता। भारत स्तर प्रतियोगिता में अपना अभियान 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक से समाप्त किया। इनमें से 2 पदक कंपाउंड वर्ग में मिले थे। तो हरपाल, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन हुआ है विश्व कप स्टेज 3 में। सिद्धार्थ, बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमेशा भारतीय तीरंदाज बहुत अच्छा कर रहे हैं रिसेंट टाइम में, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ओलंपिक्स में नहीं कर सकते। जितने भी इनका रहा है प्रदर्शन अभी तक, जितना भी अच्छा प्रदर्शन रहा है वर्ल्ड कप में, बहुत क्वालिफाई करते हैं, बहुत अच्छी प्रदर्शन करते हैं और रिमार्केबल आप इनकी कंसिस्टेंसी है इस लेवल पे, और वहां पर सारी वर्ल्ड की टीमें होती हैं। मगर सबसे बड़ी हैरानगी की बात है कि मैं भी कवर करता हूँ, ये कहीं ना कहीं ये परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर ये रुक जाती है ओलंपिक्स में, जहाँ पर हमें मेडल की बड़ी सख्त जरूरत है। हर बार इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि इनके वर्ल्ड में प्रदर्शन करना, क्योंकि तीरंदाजी इतनी पॉपुलर गेम नहीं है यहाँ पर, ये ट्राइबल एरियाज में या कई और चंद इलाकों में होती है, मगर उसके बावजूद इस लेवल पे ले जाना गेम को, जैसे आपने दीपिका कुमारी का जिक्र किया, वर्ल्ड नंबर 1 भी रही है, मगर उनका ये जितने प्लेयर हैं बहुत बेहतरीन तीरंदाज हैं और आप इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो अगर यही परफॉर्मेंस ये ट्रांसलेट करेंगे ओलंपिक में तो हमें 2-3 मेडल आ सकते हैं। तो यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अच्छी प्रदर्शन कर रहे हैं ये जारी रखेंगे और इन परफॉर्मेंस को पेरिस ओलंपिक्स में आप ट्रांसलेट कर दें तो फिर से मजा आ जाएगा, सोने में स्वाद। बिल्कुल, ये बहुत एक ऐसी बात है जिसमें हरपाल, अगर हम देखें इन सब के प्रदर्शन को, तीरंदाजी में भारत बेहतरीन प्रदर्शन करता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ओलंपिक में जो पदक का इंतजार है वो अभी हमें उम्मीद है 2 साल के लिए करना पड़ेगा और 2 साल के लिए करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आज का दिन जो है भारतीय महिला रिकर्व टीम के नाम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में कहा कि भारत के युवा खेल जगत में नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। हाल ही में खेलो इंडिया युवा खेलों में देश के खिलाड़ियों ने कई नए रिकॉर्ड्स बनाए। श्री मोदी ने कहा कि इन खेलों में कुल 12 रिकॉर्ड्स टूटे। यही नहीं, महिला खिलाड़ियों ने 11 रिकॉर्ड्स बनाए। मणिपुर की मोर्टिना डे ने भारोत्तोलन में 8 कीर्तिमान बनाए। संजना, सोनाक्षी और भावना ने भी नए कीर्तिमान स्थापित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कड़े परिश्रम से इन खिलाड़ियों ने यह सिद्ध किया कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिदृश्य में भारत की साख कितनी बढ़ने वाली है। अभी हाल में ही आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी कुल 12 रिकॉर्ड टूटे हैं। इतना ही नहीं, 11 रिकॉर्ड्स महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हुए हैं। अपनी मेहनत से इन खिलाड़ियों ने बता दिया है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की साख कितनी बढ़ने वाली है। मैं इन सभी खिलाड़ियों को बधाई भी देता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया युवा खेलों की एक और खास बात यह है कि इनमें से कई प्रतिभाएं बहुत साधारण परिवारों से हैं। इन खिलाड़ियों की सफलता में इनके परिवार और माता पिता की बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर के आदिल अल्ताफ का उदाहरण दिया, जिनके पिता जो सिलाई का काम करते हैं। उन्होंने चेन्नई के स्वर्ण पदक विजेता एल धनुष का भी जिक्र किया और श्री मोदी ने कहा कि रोहतक की तनु ने भी इस तरह का करिश्मा किया है। तनु के पिता राजबीर सिंह रोहतक में स्कूल बस चलाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा तो बढ़ ही रहा है, साथ ही खेलों की नई पहचान भी बढ़ रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस बार खेलो इंडिया युवा खेलों में 5 स्वदेशी खेल भी शामिल किए गए। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ओलंपिक में शामिल होने वाली स्पर्धाओं के अलावा 5 स्वदेशी खेल भी शामिल हुए थे। ये 5 खेल है गतका, थांग-ता, योगासन, कलरियापट्टू और मलखम। साथियों, भारत में एक ऐसे खेल का अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होने जा रहा है जिस खेल का जन्म सदियों पहले हमारे ही देश में हुआ था, भारत में हुआ था। ये आयोजन है 28 जुलाई से शुरू हो रहे शतरंज ओलंपियाड का। इस बार शतरंज ओलंपियाड में 180 से भी ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। हर पल आज जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में जिस तरीके से स्पोर्ट्स का जिक्र किया, काफी लंबा समय लिया उन्होंने। एक तरफ उन्होंने बात की कि किस तरह से देश के दूर दराज के इलाकों से हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं वो आगे आ रहे हैं और वो विश्व स्तर पर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने भारतीय खेलों पर भी जोर दिया कि किस तरह से जो प्राचीन भारतीय खेल हैं आज सरकार उनको बढ़ावा दे रही है और उन्होंने शतरंज ओलंपियाड का भी जो जिक्र किया वो भी इसी संदर्भ में किया। क्या कुछ कहेंगे हरपाल? सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात तो रिकॉर्ड तो चलते हैं, मगर एक देखिए, एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री छोटे छोटे बच्चों का नाम लें तो उन बच्चों पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, मोहल्ले में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उस इलाके में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टेट्स में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बड़ी नई चीज हुई है कि प्रधानमंत्री को छोटे छोटे प्लेयरों का, जिनको जो हम अखबार में शायद 1 लाइन भी ना आए, 2 लाइन भी ना आए, क्योंकि हम स्पोर्ट्स कवर करते हैं इसलिए हमें आदिल अल्ताफ का नाम पता है या बाकी प्लेयरों के नाम पता है जिन्होंने खेलो इंडिया में हिस्सा लिया। मगर अगर प्रधानमंत्री के मुंह से ये बातें आई और वो भी ऑल इंडिया रेडियो से आए और जो दुनिया सुने, तो आप देखिए कितनी इंकरेजमेंट मिलती है। एक नया एक किस्म की एक आप कहेंगे मुहिम शुरू की है प्रधानमंत्री ने, उन प्लेयरों को पिकअप करने का, उनका नाम लेने का, जिनको शायद अखबारों में भी ज्यादा जगह न मिले। तो एक उसमें कितनी इंकरेजमेंट मिलती है, जो वो प्लेयर ही जानता है। अगर कोई भी आदमी आपका प्रधानमंत्री नाम ले ले अच्छी तरीके से भाषण में, जिसमें आपको पता ही नहीं, अचानक आपको पता चले, मोहल्ले वाले बता रहे कि आपका नाम प्रधानमंत्री ने दिया, तो मेरे ख्याल ये एक नई दिशा दी है प्रधानमंत्री ने स्पोर्ट्स को। और ये जिस वक्त ओलंपिक्स में भी उन्होंने प्लेयरों से बात करी, या थॉमस कप में जब भारत जीतते तो वो प्लेयर कहते ये आज तक हमें किसी ने बात नहीं करी। अगर प्रधानमंत्री किसी देश का और इतने बड़े देश का वो फोन कर रहा है उनको कि आपको, तो मेरा जहां तक ख्याल है ये बहुत ही जबरदस्त कदम है जिसमें स्पोर्ट्स को खैर तरक्की तो मिल रही है, मगर इस तरीके से पिक करना प्लेयरों को, उन बच्चों को पिक करना, उनका नाम लेना एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो देश के शीर्ष नेतृत्व से जब खिलाड़ियों की बात होती है तो कहीं न कहीं उनके हौसलों में पंख लगते हैं और वो नई उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं। और इसके साथ एक खास बात और भी जो पीएम ने कही, उन्होंने भारतीय खेलों का जिक्र किया कि किस तरीके से, चाहे हम गतका की बात करें, योगासन की बात करें, कलरीपयट्टू की बात करें या मलखम्ब की बात करें, ये नए खेल और चीज है जो प्रधानमंत्री ने पिक की और इसका शायद उनको पता भी होना चाहिए। गतका पंजाब में बहुत मशहूर है जी, और दूसरी एक साउथ में गेम है। मतलब इस तरीके हमारे जितने भी जैसे कि उत्तर दक्षिण भारत में जिस तरीके प्रांत के इलाकों के जो खेल हैं उनका जिक्र किया गया है। तो गतका से लेके मलखम्ब से लेके योगासन से लेके जितनी 5 खेलों का नाम दिए अलग अलग प्रांतों या अलग अलग रीजन में है होते हैं। तो उनमें भी देखिए, उसमें भी एक आप देखेंगे कि जो वहाँ के जो खेल प्रशासक हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी पता चलेगा कि अगर जैसे आपने कहा कि देश का टॉप लीडरशिप उस पर नजर रख रहा है कि इन गेमों पे,
तो उस पर उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। ये सिर्फ खेलो इंडिया में नहीं रहेगा, ये अब नेशनल लेवल पे बढ़ेगा, और अगर ये नेशनल लेवल पे बढ़ता है तो इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिल सकती है, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होगी। और जैसे उन्होंने ओलंपिक की बात की, चेस ओलंपिक की, 180 कंट्री आना चेन्नई में जब आएंगे तो एक बहुत बड़ा एक आप कहेंगे कि ओलंपिक जिस गेम के साथ ओलंपियाड लग जाता है उसकी अपनी गरिमा होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कि चेस एक ऐसा खेल है जिसकी जो उत्पत्ति है वो भारत में हुई है, और उसको लेके प्रधानमंत्री जी ने, और जिस तरह से मशाल जो है वो अभी कुछ दिनों पहले जो है इस चेस ओलंपियाड की टॉर्च को उन्होंने मतलब हैंड ओवर किया और विश्वनाथन आनंद को, और जिस तरीके से पूरा कुछ हुआ ये इवेंट, तो इस पर निश्चित तौर पर पूरे विश्व की नजर है। और आज उन्होंने काफी स्पोर्ट्स की बात करी, लोगों को मोटिवेट किया, और इन खिलाड़ियों से निश्चित तौर पर इन सब चीजों से खिलाड़ियों का जो मनोबल है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। बात करते हैं क्रिकेट के। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मध्य प्रदेश ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। दूसरी पारी में जीत के लिए 108 रन के लक्ष्य को मध्य प्रदेश ने 29 ओवर और 5 गेंद में हासिल कर लिया। मध्य प्रदेश की टीम 23 साल बाद रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी। मध्य प्रदेश के शुभम शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और मुंबई के सरफराज खान को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। किसी भी टीम ने जिसने 23 साल का इंतजार किया हो दोबारा फाइनल में पहुंचने के लिए, और दूसरे फाइनल में जाके कामयाबी मिली और इतने लंबे इंतजार के बाद, तो किस तरह की कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप मध्य प्रदेश के लिए? क्योंकि एक तरफ आपके सामने 41 बार की चैंपियन मुंबई थी। देखिए, बड़ी इसलिए है कि मध्य प्रदेश को किसी चांस दिया ही नहीं। मध्य प्रदेश में इतना क्रिकेट पॉपुलर नहीं, और वो खुद कहते हैं कि वी आर अंडरडॉग्स फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। और आपने सही कहा, 23 साल के बाद। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो इनके कोच हैं चंद्रकांत पंडित, वो उसके कप्तान थे जी, और बेंगलोर में कर्नाटका से वो हारे थे वो फाइनल में, और आज वो कोच बन के हैं। और ये चंद्रकांत साहब की एक खासियत है कि 6 बार इन्होंने टीमों को चैंपियनशिप बनाई। 3 बार बॉम्बे के कोच रहे, कोच बॉम्बे जीती, 2 बार विदर्भा के कोच रहे तो उन्होंने जीते, और इस बार ये मध्य प्रदेश के रहे। और उन्होंने कहा जी मुझे कई जगह से ऑफर आ रहा था, मगर मुझे 23 साल की पुरानी यादें थी, मैं चाहता था इस टीम को करें। और याद रखें, इनके पास अभी 2 प्लेयर जो अब इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं वो नहीं थे। उनके बावजूद अवेश खान और वेंकटेश अय्यर, उनके ना होने के बावजूद इस टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। और अगर सरफराज खान ने मुंबई की तरफ से हेडलाइन जीती, तो शुभम शर्मा और याश दुबे ने मध्य प्रदेश की तरफ से हेडलाइंस की। तो जो जैसे आपने पूछा कैसे देखते हैं, एक बहुत जबरदस्त विक्ट्री, और इसको मध्य प्रदेश में क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बूस्ट है ये। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है जिसका उसने 2 दशकों से ज्यादा इंतजार किया है। डबलिन में भारत और आयरलैंड के बीच 2 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज रात 9 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम का नेतृत्व हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, वहीं आयरलैंड की कमान एंडी बेल बर्नी के हाथों में है। भारत और आयरलैंड के बीच अब तक 3 2020 मैच हुए हैं और तीनों मैच भारत ने जीते हैं। आइए सुनते हैं आज के इस मैच पर खेल डेस्क की यह खास रिपोर्ट। आज रात आयरलैंड की राजधानी डबलिन के मेलाहाइड में भारत और मेजबान टीम 2 मैचों की 2020 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए आमने सामने होंगी। भारत ने आयरलैंड के खिलाफ अब तक 3 2020 मैच खेले हैं और इन सभी में भारत को एक तरफा जीत मिली है। 2009 T20 विश्व कप में भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराया था। इसके बाद वर्ष 2018 में आयरलैंड को इसी मैदान पर 76 और 143 रन से करारी शिकस्त दी थी। इन दोनों ही देशों के लिए इन 2 मुकाबलों के अलग अलग मायने हैं। भारतीय टीम इस सीरीज में एक बार फिर अपने प्रतीक्षारत खिलाड़ियों को मौका देते हुए T20 विश्व कप की तैयारी के हिसाब से मैदान में उतरेगी। टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के कंधों पर होगी, जो 2021 से अलग अलग फॉर्मेट में भारत के 7वें कप्तान होंगे। साथ ही साथ इस सीरीज में भारत के कोच की भूमिका में VVS लक्ष्मण नजर आएंगे। मेजबान आयरलैंड की टीम ने UAE में हुए T20 विश्व कप के बाद से अब तक किसी पूर्ण सदस्यीय देश के खिलाफ एक भी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। उनके लिए T20 विश्व कप में जगह बनाने की चुनौती भी होगी, क्योंकि पिछले साल हुए विश्व कप में उन्हें नामीबिया से हार का
सामना करना पड़ा था। उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका तब लगा जब हाल ही में उन्हें यूएसए ने भी शिकस्त दी। इससे पहले यूएई के खिलाफ भी आयरलैंड को लगातार 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय में हार झेलनी पड़ी थी। आयरलैंड ने अपनी टीम में 2 नए खिलाड़ियों, शीर्ष क्रम बल्लेबाज स्टीवन डोहेनी और तेज गेंदबाज कॉनर ऑलफोर्ड को शामिल किया है। मेलाहाइड की पिच को बल्लेबाजों के लिए सटीक कहें तो गलत नहीं होगा, जहां कई बड़े स्कोर देखने को मिले हैं और एक बार फिर वैसी ही उम्मीद होगी। सितंबर 2019 में इसी मैदान पर स्कॉटलैंड ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 252 रन बनाए थे। देखना दिलचस्प होगा कि आज के इस मैच में किस टीम का पलड़ा भारी रहता है। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैप। जी हाँ हरपाल, ये अहम मुकाबला भारत और आयरलैंड के बीच होने जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, जैसे आपकी रिपोर्ट में कहा और ऑन पेपर भारत बड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है। अब T20 की गेम है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, मगर ऐसा लगता है कि शायद 2 प्लेयरों को आज डेब्यू करने का मौका मिले। 3 मगर 2 जो मेन है, उमरान मलिक और अर्शदीप, दोनों फास्ट बॉलर हैं। उमरान मलिक ने तो काफी रिकॉर्ड बनाए हैं, आज शायद उसको मौका मिले। और अर्शदीप को, इन दोनों ने आईपीएल में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था, उनकी बेसिस पे था। और जैसे ये कहा गया कि इस बार बेंच स्ट्रेंथ को आप टेस्ट करेंगे, जो नए प्लेयर हैं, ये जरूरी नहीं कि सारे प्लेयर अगर इधर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई है, जरूरी नहीं है, मगर टीम को बिल्ड करने के लिए, वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए ये मैच बड़े जरूरी है उन प्लेयरों के लिए जिनको अभी तक मौका नहीं मिला। जैसे उमरान मलिक का मैंने अर्शदीप कहा, और ऐसे कई और प्लेयर जो इस टीम में है। और हार्दिक पांड्या का जो कप्तानी है, जिन्होंने अपना कप्तानी से बड़ा प्रभावित किया आईपीएल के दौरान, तो मेरा ख्याल इन सब प्लेयरों को मौका है। और अपने जैसे कहा गया कि गेम में कभी अपने राइवल को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आपकी रिपोर्ट में ये तो कहा गया है कि वो तीनों मैच अभी तक दो मैच वन साइडेड हुए हैं, मगर जरूरी नहीं है। ओवरऑल भारत का पलड़ा भारी है मैच शुरू होने से पहले। और इस बीच खबर आ रही कि भारतीय टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें और आखिरी टेस्ट में उनका खेलना संदिग्ध होगा। रोहित फिलहाल टीम होटल में आइसोलेट हैं और अगर वहीं प्रोटोकॉल फॉलो किए गए तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड सीरीज में रखे गए तो फिर उस हिसाब से उन्हें 5 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा। जुलाई में भारतीय क्रिकेट टीम के वेस्टइंडीज दौरे के सभी क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर उपलब्ध होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरे के सभी मैचों का प्रसारण डीडी फ्री डिश के अलावा सभी केबल और डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। खेल विशेषज्ञों और क्रिकेट हस्तियों के साथ मैच के पूर्व और मैच के बाद विश्लेषण पर आधारित विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाएंगे। वेस्टइंडीज दौरे में 3 एकदिवसीय और 5 T20 मैच खेले जाएंगे, जो 22 जुलाई से शुरू होकर 7 अगस्त तक चलेंगे। और अब दूरदर्शन पर ये मैच देखने को मिलेंगे। किस तरीके से आप देखते हैं कि पूरे भारत में जो है इसकी पहुंच होगी? ये बहुत खुशखबरी है कि दूरदर्शन में वापस आ गई क्रिकेट। और खासकर देखिए, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो का बड़ा रोल है पॉपुलराइज करना है स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को, हॉकी को। बहुत इनका जो रोल है अब दोबारा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि फिर वही पॉपुलरिटी और उसी बुलंदी पे जाएगा जैसे आकाशवाणी और दूरदर्शन मशहूर है। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 महिला क्रिकेट मैच कल दोपहर 2 बजे से दामबुला में खेला जाएगा। भारत ने श्रृंखला में पहले ही 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच लीड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 304 रन बना लिए हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 329 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने 360 रन बनाए। और टेनिस के तीसरे सत्र की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन के 135वें एडिशन की शुरुआत कल से लंदन में हो रही है। 27 जून से शुरू हो रही विंबलडन प्रतियोगिता का समापन 9 जुलाई को होगा। पुरुष सिंगल्स में मेदवेदेव और चोटिल अलेक्जेंडर ज़्वेरेव की अनुपस्थिति में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। वहीं महिला सिंगल्स में ईगा स्विटेक शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। जोकोविच विंबलडन के वर्तमान चैंपियन हैं। वहीं महिला सिंगल्स में एशले बार्टी वर्तमान चैंपियन हैं। एशले ने इस साल की शुरुआत में संन्यास ले लिया था। भारत की जो एकमात्र चुनौती है इसमें वो सानिया मिर्जा हैं। इस जो ग्रैंड स्लैम शुरू हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विंबलडन तो 4 ग्रैंड स्लैम में जितने भी कहा जाए तो सबसे मशहूर ग्रैंड स्लैम तो विंबलडन है। इसकी ऑरा ही अलग है और जीतने वाला भी बहुत मशहूर हो जाता है। मगर जैसे आप भारत का चैलेंज कहा, अब सानिया मिर्जा है, यहाँ तो डबल्स, वुमेन्स डबल्स में होंगी और मिक्स डबल्स में होंगी, तो यही अगर हमारा चैलेंज। मगर मैं चाहता था, किसी वक्त भारत का दबदबा था विंबलडन में, जीता नहीं, मगर विजय अमृता या रमेश कृष्णन वगैरह जो भारत में का प्रतिनिधित्व, लिएंडर पेस,
तो उम्मीद है कि हमारा कोई ऐसा प्लेयर आएगा जो एकल्स में भी भाग लेगा। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि मुझे और खेल खबरों पर चर्चा करें। हरपाल, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।